हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के सवाल। ये आरपीएससी ईएफएम 2021 का जो पेपर था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहां पे पूछे गए थे। ये वाला जो डिस्कशन है वो हमारा प्योरली ईएफएम वालों के लिए रेलेवेंट होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्कशन, काफी चीजें आपके साथ डिस्कस होंगी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई। तो आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ईबीएसटी ईएफएम बीएडीएम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एवर स्टडी क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज लॉन्च कर चुका है, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप केवल फुल मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं ईबीएसटी ईएफएम बीएडीएम के, वो भी आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की, या आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की जैसे यूपी या एमपी की या पीजीटी कॉमर्स की, तो आप हमारे कोर्सेज चेकआउट कीजिए। एवर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे आपको ये सभी कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, व्हाट वाज द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन इन इंडिया ऑन 28 अक्टूबर 2016। तो प्यारे दोस्तों, ये वाला जो सवाल है, आप इसे मत सोचिए कि ऐसे ही कुछ कुछ भी उठा के उन्होंने पूछ लिया। ये सवाल जो है आपका डीमोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो डीमोनेटाइजेशन के पहले आपका कितना करेंसी सर्कुलेशन में था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये फिगर फैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर है डेट इज 17.77 लाख करोड़ हमारा करेंसी सर्कुलेशन में था प्रायर टू डीमोनेटाइजेशन, और ये चीज आपको याद रखनी है। सवाल है, मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड इट। किसने दी है ये डेफिनेशन आपको। तो जितनी भी डेफिनेशंस हैं आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस एग्जाम में तो सीधा सीधा पूछ लेते हैं। और ये वाली जो डेफिनेशन है ये वैसे तो आपको वॉकर ने दी थी, बट आई थिंक इसके आंसर में कुछ और दे रखा है। तो आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर 3, वॉकर। चलिए, अगला सवाल है, विच कंट्री इन द वर्ल्ड was मेड यूज ऑफ द पेपर करेंसी इन द 9th सेंचुरी। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो पेपर करेंसी की शुरुआत हुई, इससे पहले और तरीके की करेंसी होती थी, मेटल्स को करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बट जो पेपर करेंसी की शुरुआत हुई वो हुई थी चाइना से। चाइना के अंदर 806 एडी यानी कि 9th सेंचुरी के अंदर पहली बार ये करेंसी हमें देखने को मिली। इसे फ्लाइंग मनी का नाम भी दिया जाता था, क्योंकि पेपर की थी और पेपर जो है उड़ जाता था, ये करेंसी भी उड़ जाती थी, हवा से उड़ जाती थी, इसे फ्लाइंग करेंसी भी बोला जाता था। सोंग डायनेस्टी जो चाइना की थी उसने पहले ही इसे इशू किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 चाइना हो जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे सवाल है, विच इज नॉट अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा मनी का सेकेंडरी फंक्शन नहीं है। मनी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, मनी इज अ स्टोर ऑफ परचेसिंग पावर, मनी इज अ मींस ऑफ ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर। तो मनी के फंक्शंस को आप ब्रॉडली प्राइमरी और सेकेंडरी में क्लासिफाई कर सकते हो। तो प्राइमरी फंक्शन मनी का है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ वैल्यू है। और सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर आपको किसी को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है तो इसे यूज कर सकते हैं। मनी एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, आप वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। आपने किसी को वैल्यू ट्रांसफर करनी है, परचेसिंग पावर ट्रांसफर करनी है, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेजर ऑफ सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास, हाँ, मेजर ऑफ वैल्यू वाला जो पॉइंट आ जाएगा, यूनिट ऑफ वैल्यू वाला जो पॉइंट है, वो हमारे पास आता है प्राइमरी फंक्शंस के अंदर। मनी इज अ मेजर या फिर यूनिट ऑफ वैल्यू। अगर आपको किसी वैल्यू को मापना है, उसको यूनिट्स में डिनोट करना है, तो आप मनी की फॉर्म में कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 बनेगा। बाकी डेफर्ड पेमेंट वाला, परचेसिंग पावर वाला जो पॉइंट है आपका, ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर वाला जो पॉइंट है आपका, ये सारे आपके सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसीडर्ड मनी एज बैरन। तो किसने कहा था कि मनी बैरन है, मनी बंजर है। तो ये डेफिनेशन या फिर ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एडम स्मिथ ने ऐसा बोला था कि मनी जो इटसेल्फ है ना, वो तो बैरन है। मनी इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकती। बट मनी को अगर आप कहीं प्रोडक्टिवली डिप्लॉय कर दोगे, मनी से कुछ और खरीद लोगे, मनी से कोई फैक्ट्री लगा दोगे, तो आपकी इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सकता है। मनी अपने आप में तो बैरन है, अपने आप आपका पैसा पड़ा पड़ा बढ़ेगा नहीं, आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। पैसे को लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये है एडम स्मिथ से जुड़ी हुई स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मनी एज अ बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज मोस्ट इफेक्टिव इन। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो प्राइस मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे कौन सी इकोनॉमी में आपको देखने को मिल जाता है।
देखो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हो सकती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे आपका जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई, उनका बोलबाला रहता है, गवर्नमेंट का रोल कम है। सोशलिस्ट और प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है, गवर्नमेंट सब चीजों के दाम वगैरह डिसाइड करेगी। मिक्स्ड इकोनॉमी में कहीं ना कहीं दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। तो मनी का जो रोल है सबसे ज्यादा कहां पे होने वाला है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होने वाला है, क्योंकि वहां पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ज्यादा चीजें चल रही हैं। सोशलिस्ट, प्लान्ड और मिक्स्ड के अंदर तो गवर्नमेंट का काफी ज्यादा रोल आपको देखने को मिल सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। व्हाट इज द मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश बैलेंस इन द केन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो अकॉर्डिंग टू केन्स उन्होंने बताया कि मनी को होल्ड करने के 3 मोटिव्स हो सकते हैं। या तो आपको उससे कोई ट्रांजैक्शन करनी है, या फिर आपने फ्यूचर में कोई प्रिकॉशनरी तौर पे रखा हुआ है कि फ्यूचर में कोई अर्जेंसी आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, उसके लिए पैसा चाहिए, या स्पेकुलेशन के लिए रखा हुआ है कि कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एकदम से आई तो आप उसमें पैसा डाल दोगे। तो ये तीनों मोटिव्स हैं आपके कैश होल्ड करने के। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, व्हेन बॉन्ड प्राइसेस राइज द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी वुड बी। देखो, अगर बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उस केस में लोग बॉन्ड में पैसा डालना चाहेंगे या पैसा अपने पास रखना चाहेंगे? सर, इस केस में तो लोग बॉन्ड के अंदर पैसा डालना चाहेंगे, कमाना चाहेंगे। तो मनी की डिमांड क्या हो जाएगी? मनी की डिमांड तो यहाँ पे कम हो जाएगी, बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मनी की जो डिमांड है वो यहाँ पे फॉल कर जाएगी। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी सप्लाई मींस। अब देखो, मनी सप्लाई की जब बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग मेजर्स भी आते हैं मनी सप्लाई के, आई होप आपको याद होंगे। और अभी यहाँ पे जो बात हो रही है उसके अंदर आपको ऑप्शंस जो दे रखे हैं, करेंसी, कैश बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक्स, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन। तो मनी की जब बात कर रहे हैं वो सिंपली आपकी करेंसी या कैश बैलेंस नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ ब्रॉड मनी की बात चल रही है, इसके अंदर करेंसी भी आएगी, डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स भी आ जाएंगे, बाकी डिपॉजिट्स भी आ जाएंगे इकोनॉमी के। तो हम मनी सप्लाई को कह सकते हैं, इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मूवमेंट। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। चलिए, तो यहां पे सवाल है, लिक्विडिटी अप्रोच टू द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इज प्रेजेंटेड बाय। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है आपकी रेडक्लिफ कमीशन की। तो इसकी जो रिपोर्ट थी, इसके अंदर इसने बताया था कि आपका जो मनी सप्लाई इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इंपैक्ट डाल रही है, दैट इज थ्रू दी इन्फ्लुएंस ऑन दी ओवरऑल लेवल ऑफ लिक्विडिटी। तो उन्होंने कहा कि जो लिक्विडिटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और लिक्विडिटी का मतलब केवल ये नहीं है कि कितना पैसा एग्जिस्टेंस में है, इसका मतलब ये है कि लोग कितना पैसा अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं, अपने पास लेकर आ सकते हैं। तो पैसा उनके पास जो है वो तो उनके पास है ही है, उनकी जो कमाई है, इनकम है, वो तो है ही है। बाकी अपना घर बार बेचकर, लोन वगैरह लेकर, बोरिंग करके वो और लिक्विडिटी भी बढ़ा सकते हैं। और ये सभी चीजें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। तो इसकी बात आपकी रेडक्लिफ कमीशन ने करी थी, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 का बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, व्हिच इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी वो पॉलिसी है जो कि हमारी कंट्री का यूजुअली जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में आरबीआई, वो फॉर्मुलेट करता है, जिससे हमारे देश की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इवेंचुअली हमारा ग्रोथ और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बूस्ट करने की बात करता है। तो इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई लेकर आ रहा है, उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है आपकी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। आपका बैंक रेट है, कैश रिजर्व रेशो सीआरआर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर, ये सभी कहीं ना कहीं आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई। तो जब भी हम मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल की बात करते हैं तो दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव या फिर जनरल मेथड्स, और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव या फिर सेलेक्टिव मेथड्स। तो अगर हम बात करते हैं हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स की, तो उसके अंदर आपका क्रेडिट राशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल परसुएशन, पब्लिसिटी, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये आते हैं। और क्वांटिटेटिव के अंदर बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब आ जाते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्लियरली एक जनरल मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड है। बाकी मॉरल सुएशन, पब्लिसिटी और क्रेडिट राशनिंग जो है वो प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वालिटेटिव या फिर सेलेक्टिव मेथड्स के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2।
सवाल है मॉनेटरी पॉलिसी इज opposed to fiscal policy, complementary to fiscal policy, more effective during economic depression, direct measure to control effective demand. अब देखो हमारे पास ना दो पॉलिसी हैं, एक है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो आरबीआई है उसका दबदबा रहता है और फिस्कल पॉलिसी है सरकार की पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करता है इकोनॉमी की, और मकसद ये होता है कि इन्फ्लेशन को किसी तरीके से काबू किया जाए, देश की इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए। और फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी कहीं ना कहीं यही उद्देश्य होता है कि हम हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा कैसे आगे तक लेकर जाएं। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सहारा देते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग बातें करते हैं। दोनों अल्टीमेटली हमारे देश को आगे बढ़ाने की बातें ही करते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बैंक रेट। देखो बैंक रेट की जब बात होती है तो आरबीआई और बाकी जो बैंक्स हैं उनके बीच में होती है कि आरबीआई बाकी बैंक्स को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा, एंड दैट रेट इज गोइंग टू बी बैंक रेट। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक्स ऑन लोन्स, तो ये तो आरबीआई वाला है। रीडिस्काउंट रेट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम अदर बैंक्स ऑन देयर बिल्स, तो ये वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आरबीआई बैंक्स को डायरेक्टली तो फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है, या फिर बैंक्स के जो बिल्स वगैरह उनके पास पड़े हैं उनको भी रीडिस्काउंट कर सकता है। तो ये आपका बैंक रेट के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट पेड बाय बैंक्स ऑन डिपॉजिट्स ये भी नहीं आएगा, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन वाला भी नहीं आएगा। तो सेंट्रल बैंक आपको केवल ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हेल्प्स इन द पब्लिक बोरिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन सा मेजर जो है गवर्नमेंट की पब्लिक बोरिंग पॉलिसी में मदद करता है। बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। तो प्यारे दोस्तों जब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, तो इनके अंदर आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो है उनको या तो बाय करता है या फिर सेल करता है, इशू करता है मार्केट के अंदर। तो उससे हमारा जो गवर्नमेंट है उसकी पब्लिक बोरिंग में भी मदद हो जाती है, गवर्नमेंट की मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 ओपन मार्केट ऑपरेशंस का हो जाएगा। Coming to the next question, which of the following method of credit control is more direct and powerful? Bank rate policy, open market operation, variable cash reserve ratio, fixation of margin requirement. तो अब कहीं ना कहीं ये सारे टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, क्रेडिट कंट्रोल से जुड़े हुए हैं। अब कह रहे हैं कि कौन सा ज्यादा डायरेक्ट और पावरफुल रहने वाला है। तो प्यारे दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आपकी जो कैश रिजर्व रेशियो है ना वो सबसे डायरेक्ट और पावरफुल टूल है। कैश रिजर्व रेशियो का क्या मतलब होता है, ये वो पैसा है जो कि बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। आरबीआई और बैंक्स, अब बैंक्स के पास अगर 100 रुपए के डिपॉजिट्स हैं तो सारे के सारे लोन नहीं दे सकते। अगर आरबीआई ने कहा कि 20% कैश रिजर्व रेशियो रहेगा तो 20 रुपए आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे, बाकी ऐसे ही लोन दे सकते हैं। अगर आरबीआई कहे कि नहीं 20% की बजाय आपको 30% रखना पड़ेगा तो 30 रुपए आरबीआई के पास जाएंगे और बाकी 70 के ही लोन दिए जा सकते हैं। तो जैसे जैसे आरबीआई इस कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करता रहेगा। तो एक बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट मेजर है जिससे आप अपना क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हो, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। बाकी वाले भी हैं मेथड्स हमारे क्रेडिट कंट्रोल के लिए, बट जो कैश रिजर्व रेशियो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल टूल उसे माना जाता है। सवाल है हु फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। बताओ जी कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, नीति आयोग या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो आज के समय में बात करूं तो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एंड दिस कमेटी इज चेयर्ड बाय आरबीआई का गवर्नर, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आरबीआई फॉर्मुलेट करता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। सवाल है व्हाट इज द पीरियोडिसिटी फॉर रिव्यू ऑफ द इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी प्राइम जिम्मेदारी है हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी को देखना, और उसके लिए जरूरी है कि कम से कम 4 मीटिंग साल में करनी है, कम से कम क्वार्टरली मीटिंग उसे करनी है। हालांकि अगर आप न्यूज फॉलो करेंगे तो उसमें आपको बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यूज भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्वार्टरली वाला जो है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Coming to the next question, what is the objective of Indian monetary policy? To accelerate economic growth, to curb inflationary spiral, to allocation of resources to priority sectors, all of the above. तो मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई अपने जो रेट्स है उनको ट्वीक करता है, उनमें चेंजेस वगैरह लाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जैसे हेल्थ है, आपका एमएसएमई है, उन तक रिसोर्सेज पहुंचाने हैं, ये सभी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। तो इसीलिए करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, व्हाट इज द कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी? तो प्यारे दोस्तों, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें कई बार कुछ झगड़े, कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आरबीआई चाहता है कि हम हमारे देश के अंदर यहाँ पे इकोनॉमी को और ग्रो कराएं, इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, पैसा चाहिए। वो कहता है मनी सप्लाई बढ़ाओ, बट जैसे ही वो मनी सप्लाई बढ़ाता है उससे क्या होता है? लोगों के पास पैसा ज्यादा, डिमांड ज्यादा, और उससे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों चीजों को एक साथ करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही जैसे ही वो मनी सप्लाई को बढ़ाता है, मनी सप्लाई को बढ़ाता है तो इकोनॉमी तो ग्रो होती है, बट हमारी जब डोमेस्टिक मनी सप्लाई बढ़ गई, बाहर का जो एक्सचेंज रेट चल रहा है, हमारा रुपी का एक्सचेंज रेट जो चल रहा है डॉलर वगैरह के साथ, वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन, ये कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव हो गए, दोनों को एक साथ पूरा करना मुश्किल है। ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट को भी पूरा करना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आपने मनी की सप्लाई तो बढ़ा दी, मनी की सप्लाई बढ़ गई, अब आप चाहेंगे कि पैसा ऐसी एंटरप्राइजेस पे लगे जिनसे इकोनॉमी ग्रो हो। अब जरूरी नहीं है कि उनसे सबको रोजगार भी मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है इन सभी के अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव का यहाँ पे बनेगा। सवाल है जी, who said inflation is that state of disequilibrium in which an expansion of purchasing power tends to cause or is the effect of an increase of the price level? अब ऐसी डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी कि कौन सी डेफिनेशन किसने दे रखी है। ये वाली जो डेफिनेशन है ये पॉल इंजिंग ने दे रखी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का है। बाकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं आपकी इन्फ्लेशन की पॉपुलर डेफिनेशंस हैं, आपको वो भी याद करके जानी पड़ेंगी, क्योंकि सीधा सीधा एग्जाम में डेफिनेशन बेस्ड सवाल आ सकता है। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ने का मेन कारण क्या है, मेन कॉज क्या है? इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, स्टेबिलिटी इन डिमांड, एक्सटर्नल डिमांड। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस क्यों बढ़ेंगे? किसी भी चीज के प्राइस क्यों बढ़ेंगे? अगर हम बात करते हैं टोमेटोज की, तो टोमेटो के दाम क्यों बढ़ेंगे? अगर टोमेटो की डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई उतनी नहीं है, अगर इंक्रीज इन डिमांड हो जाए और सप्लाई नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो टमाटर बेचने वाले हैं वो टमाटर के दाम बढ़ा देंगे। तो इंक्रीज इन डिमांड इज द मेन कॉज, प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप डिमांड को सप्लाई से मैच नहीं कर सकते हो, सप्लाई नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसके प्राइसेस किसी भी चीज के बढ़ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का कौन सा टाइप है बताओ? डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, क्रेडिट या फिर ऑल? अभी ये सारे हमारे इन्फ्लेशन के टाइप्स हो सकते हैं। डिमांड पुल मतलब इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। कॉस्ट पुश, अगर आपकी कॉस्ट पुश हो गई, पहले टमाटर बनाने की कॉस्ट 10 रुपए थी, अब टमाटर को उगाने की कॉस्ट 15 रुपए है, तो जाहिर सी बात है टमाटर महंगे हो जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्रेडिट इन्फ्लेशन, अभी आज के समय में देखने को मिलता है कि बैंक्स धड़ल्ले से क्रेडिट दे रहे हैं, बहुत सारे लोन्स आपको मिल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड हर कोई लेकर बैठा है आजकल। तो जब इतना आसानी से आपको क्रेडिट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आप और ज्यादा चीजें खरीदना चाहेंगे, और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो उससे इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सभी इन्फ्लेशन के टाइप्स हो सकते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। सवाल है जी, who said deflation is the state of falling prices which occurs at that time when the output of goods and services increases more rapidly than the value of money income in the economy? तो अगेन डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। इन्फ्लेशन के डेफिनेशन तो याद करनी पड़ेगी, कुछ कुछ डिफ्लेशन के डेफिनेशन भी आपको याद करनी पड़ेंगी, जो पॉपुलर ऑथर्स ने आपको दे रखी हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वाली जो डेफिनेशन है, इट हैज बीन गिवन बाय पिगू, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बनेगा। चलिए सवाल है, which of the following is not a constituent of the organized money market?
आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर इंडिजीनियस बैंकर्स। तो मनी मार्केट के दो सेगमेंट हो जाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड जो प्रॉपर रेगुलेटेड है और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट जो प्रॉपर रेगुलेटेड नहीं है। आरबीआई और आपके कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स तो ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएंगे। जो आपके लोकल इंडिजीनियस बैंकर्स हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, ये लोकल मनी लेंडर्स वगैरह जो हैं वो इसके अंदर नहीं आते। सो दे आर एन अनऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, कॉल मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर collateral loan, rediscounting of bills, very short period loan, sale and purchase of bonds। तो मनी मार्केट की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। और कॉल मनी मार्केट, कई बार कॉल और नोटिस मनी मार्केट भी इसे बोला जाता है, इसकी बात होती है। तो इस मार्केट के माध्यम से आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स वगैरह है, वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है पैसे की पूरी कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा जो छोटी रिक्वायरमेंट होती है, अराउंड एक दिन की रिक्वायरमेंट जो उनकी होती है, वो इस कॉल मनी मार्केट से पूरी होती है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड लोन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, व्हाट इज मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर क्या होता है? रेशियो बिटवीन चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम, रेशियो बिटवीन चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन कंजम्पशन, रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम या फिर नन ऑफ दी अबव। तो मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या केन्स मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो बेसिकली ये आपकी क्या रेशो है? ये रेशो है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज कर रहे हैं तो आपके इनकम के अंदर कितना चेंज होने वाला है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से बढ़ाई और इनकम 3 करोड़ से बढ़ गई तो ये मल्टीप्लायर की वैल्यू प्यारे दोस्तों आपकी 3 हो जाएगी। तो दिस मल्टीप्लायर इज गोइंग टू बी चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, हु प्रोपोनेटेड द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर? तो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की बात जनरली होती है और एक्सेलरेटर का जो प्रिंसिपल है प्यारे दोस्तों, इट हैज बीन कंसीव्ड बाय थॉमस निक्सन कार्वर एंड एल्बर्ट एफ टेलियन। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो आपका जो एक्सेलरेटर होता है ये बेसिकली आपका रिलेशन डिनोट करता है बिटवीन इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड द रिजल्टिंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। तो आप देख रहे हैं कंसेप्ट से ज्यादा फैक्ट्स पे काफी ज्यादा इंफोसिस चल रहा है। तो एक्सेलरेटर का फंडा अगर आपको नहीं मालूम बट आपको पता है कि किसने दिया तो भी बात बन जाती है, तो भी आपका आंसर निकल कर आ जाता है। तो इन सब चीजों पे इस एग्जामिनेशन के लिए फोकस करना काफी जरूरी हो जाता है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय। तो मल्टीप्लायर की चर्चा हम अभी आपके साथ कर रहे थे। तो प्यारे दोस्तों ये वाला जो मल्टीप्लायर है इट इज गोइंग टू बी एडवर्सली इंपेक्टेड। कौन सी चीज इस पे एडवर्स खराब इंपेक्ट डालने वाली है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंपोर्ट्स, प्लास्टिक सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड फैक्टर्स। तो जब भी हम मल्टीप्लायर की बात करते हैं ना तो कुछ लीकेजेस भी आपके पिक्चर में आ जाते हैं। देखो जब भी आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप सारा का सारा पैसा कंजम्पशन पे नहीं डालते, कुछ पैसा सेव कर लेते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीकेज। और कुछ पैसा ऐसा भी हो सकता है जो कि आप खर्च तो कर रहे हैं बट इंडिया में खर्च नहीं कर रहे, बाहर खर्च कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी रेफर्ड टू एज योर इंपोर्ट्स। तो उससे भी हमारी इंडिया की इकोनॉमी को खास फायदा नहीं होगा। तो इससे हमारा जो मल्टीप्लायर का ऑपरेशन है ना वो नेगेटिवली एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है, इन सभी लीकेजेस से एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। तो आप एक बार चेक कीजिएगा कौन कौन से लीकेजेस हमारे मल्टीप्लायर को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए और एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज को चेकआउट कीजिए हमारी ऐप के ऊपर। ये आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।